हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के 13वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी के साथ रहने पर जो यादें हमें बाद में याद आती हैं और हम उनको लिखते हैं, यानी कि अपनी यादों को लिखना कहलाता है संस्मरण। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक संस्मरण लिखा है जिसमें उन्होंने फादर कामिल बुल्के के साथ जो उनका समय बीता था उसके बारे में बताया है। पहले हम थोड़ा सा पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यानी संस्मरण किससे बनेगा? स्मृतियों से। और स्मृति कितनी विश्वसनीय है कि उन स्मृतियों पर सब विश्वास भी कर सकें, और जितनी विश्वसनीय स्मृतियां होंगी उतना ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण वो संस्मरण होगा। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है, यानी इसमें जो स्मृतियां हैं वो बहुत ही विश्वसनीय हैं। अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, जो कि यूरोप में है। तो बेल्जियम के एक रेम्स चैपल नामक शहर में वो जन्मे थे, और ऐसा शहर जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं की, संतों की भूमि कही जाती है। पादरी, धर्मगुरु, पादरी होते हैं ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, तो ऐसी भूमि कही जाती है रेम्स चैपल। वहाँ के जन्मे हुए फादर कामिल बुल्के जो अपने आप को भारतीय कहा करते थे। तो उनकी जन्मभूमि तो थी रेम्स चैपल, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, यानी कि दिखने में वो एक सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का अर्थ होता है गहरा, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में दिखती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का, अगाध बहुत गहरा, तो उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति बहुत गहरे प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक फिर से बता देती हूँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के पश्चात उन्हें याद करते हुए संस्मरण लिख रहे हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक ऐसा रोग है जिसे अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये पीठ पर होता है, कमर पर होता है। ये एक जहरीला फोड़ा होता है जो कि जल्दी ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। चंद दिनों में ही इसका जहर शरीर में फैल जाता है और बहुत जल्दी ही ये मृत्यु का कारण बनता है, और बहुत पीड़ादायक मृत्यु इस रोग से मिलती है। इसे अंग्रेजी में गैंग्रीन कहा जाता है, या साइंस की भाषा में इसे गैंग्रीन कहा जाता है, और हम लोग सामान्य सी भाषा में इसे जहरबाद कहते हैं। तो लेखक लिखते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी, इसलिए लेखक लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिस व्यक्ति की रगों में, रग होती हैं नसें, वेन्स, जिस व्यक्ति की रगों में दूसरों के लिए मिठास से भरे हुए अमृत के अलावा कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। विधान का अर्थ होता है नियम, कि भगवान ने जिस व्यक्ति के रग रग में दूसरों के प्रति अमृत भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की रगों में जहर भरने का नियम क्यों हो गया। ये सवाल किस ईश्वर से पूछूं? किस ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति की नसों में जहर भर दिया जिसकी नसों में दूसरों के प्रति प्रेम और मिठास से भरा हुआ अमृत बहता था। प्रभु ही जिसकी आस्था थी, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की आस्था पर ही जीवित रहता था और स्वयं को प्रभु की आस्था के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मानता था, यानी कि ईश्वर की आस्था से ही वो अपना अस्तित्व मानते थे। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किस ईश्वर ने जहरबाद जैसे पीड़ादायक रोग से लिखी, ये सवाल किस ईश्वर से पूछा जाए। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे, कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को भगवान की आस्था के कारण मानता है, तो भगवान की आस्था ही जिसका अस्तित्व है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का शरीर इस यातना की परीक्षा को
कौन सी यातना? गैंग्रीन नामक रोग की यातना को उम्र की आखिरी देहरी पर यानी कि वृद्धावस्था में जाकर के इस तरह का रोग हुआ। आखिर क्यों हुआ? अब ये देखिए, इतना लिखने के बाद इनके सामने एक आकृति बनती है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सामने, जो ये प्रयास करते हैं हमारे सामने बनाने का। और वो आकृति क्या है? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति। पादरी का सफ़ेद चोगा, जो क्रिश्चियंस के फादर वगैरह जो लंबा सा एक गाउन पहनते हैं ना, उसे यहाँ पर लिखा हुआ है पादरी का सफ़ेद चोगा। तो एक लंबी सी आकृति है जो कि सफ़ेद चोगे से ढकी हुई है और सामने आ जाती है उनके। एक इमेजिनेशन इस तरह का हो जाता है कि कामिल बुल के वहीं खड़े हैं। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरे रंग की दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, बाहें खोलकर गले लगाने को वो आतुर हैं। नीली सफ़ेद झाई मारती मतलब सफ़ेद रंग की चमक है, दाढ़ी में सफ़ेद बाल भी हैं, रंग गोरा है, सफ़ेद रंग के बालों के साथ में सुनहरे रंग के बालों की भरी दाढ़ी है, आंखें नीले रंग की हैं और ऐसी वो आकृति है जैसे बाहें पसार कर लेखक को गले लगाने के लिए व्याकुल हो रही है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। इन्हें साधु कहा गया है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें हर एक प्रिय व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इतना ही अपनापन झलकता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर कामिल बुल्के का जो आपसी संबंध था वो 35 साल का रहा है। तब भी मैं इसी प्रेम का साक्षी था जब वो इलाहाबाद में रहते थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज भी मैं उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब भी मुझे फादर की याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मन को उदासी से भर देने वाला वो संगीत सुन रहा हो। ऐसा संगीत जो खुद भी शांत है और लेखक के मन को भी शांत किए जा रहा है। और फादर को देखना, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। यानी कि अगर फादर को कोई देख ले तो ऐसा लगता है जैसे करुणा का जल बह रहा हो और वो उसमें नहा रहा हो। यानी कि फादर की आंखों से हर मिलने वाले के लिए करुणा से भरे स्नेह जल की वर्षा सी होती थी और ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा है, उनको देख रहा है, उसमें भी करुणा का विस्तार हो रहा है। और उनसे बातें करना, यानी यहाँ पर यह कि अगर फादर को याद कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई उदास शांत संगीत सुन रहे हों। उनको देखो तो ऐसा लगता है मानो उनकी आंखों से करुणा बरस रही है और हम उसमें स्नान कर रहे हैं। और अगर फादर कामिल बुल्के से बात करो तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं को भी किसी न किसी कर्म में बनाए रखने का या कर्म में लगे रहने का दृढ़ निश्चय करवा रहे हों। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल इलाहाबाद में साहित्य प्रेमी लोगों की एक संस्था थी जिसका नाम परिमल रखा गया, जो साहित्य से प्रेम करते थे। ऐसे लोग इस संस्था के सदस्य थे जो बहुत बार कोई काव्य गोष्ठी है, कोई प्रतियोगिताएं हैं, कविता पाठ है, इस तरह की प्रतियोगिताओं का या कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहते थे। तो लेखक कहते हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल के जितने भी सदस्य थे मानो वो सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए हों, एक परिवार जैसे रहते थे। जिसके सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के। जैसे परिवार में कोई ना कोई बड़ा होता है तो ऐसा लगता था कि फादर बुल्के, क्योंकि वो उम्र में उन सबसे बड़े थे, तो इस परिमल नामक परिवार के सबसे बड़े हैं फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, निर्लिप्त, बिना किसी उसके औपचारिकता के, बिल्कुल मिलजुल करके। तो वो एक सदस्य के रूप में रहा करते थे और मुखिया की तरह रहते थे और बिल्कुल निर्लिप्त रूप से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, तटस्थ रूप से वो उस हंसी मजाक में शामिल हुआ करते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस भी करते थे, यानी डिबेट भी होता था। हमारी रचनाओं पर वो बेबाक, बिना झिझके राय भी देते थे और हमें सुधारने के लिए सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर दिया करते थे। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना
याद आ रहा है। लेखक को भी अपने बच्चे का एक संस्कार याद आ रहा है, जो कि अन्नप्राशन का संस्कार था। अन्नप्राशन का संस्कार होता है जिसमें पहली बार बच्चे को, शिशु को अन्न खिलाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जब मेरा जो शिशु था, जब मेरा पुत्र था, वो नवजात शिशु था, उसके अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर फादर कामिल बुल्के ने उसे बहुत ही प्रेम से अन्न का दाना उसके मुंह में डाला था। तो पहली बार अन्न का दाना डालना याद आ रहा है। और नीली आंखों की चमक में तैरता हुआ वात्सल्य, वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति प्रेम। तो उस समय फादर की आंखों में शिशु के प्रति वात्सल्य का भाव भी छलक रहा था। और सभी परिवार के लोगों को ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी कि सभी परिवार के लोगों को लग रहा था कि मानो वो किसी ऊंचाई पर खड़े हुए देवदार वृक्ष की छाया में है। ये बातें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। कहाँ से शुरू करें? ये कामिल बुल्के की एक एक याद के लिए कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलो इलाहाबाद से शुरू करता हूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और क्या कहते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। यानी कि ये जो परिमल के सदस्य थे, इलाहाबाद में थे, उस समय फादर कामिल बुल्के लेखक और उनके अन्य साथियों की रचनाओं को बड़े प्रेम से और बड़ी लगन से पढ़ते थे। बड़ी गहराई से पढ़कर उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किया करते थे। तो जब भी इलाहाबाद की सड़कों पर कामिल बुल्के कभी साइकिल चलाते हुए दिखते थे और लेखक अगर उनसे मिल जाते थे रास्ते में, तो वो कहते थे देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, मतलब जो रचना आपने मुझे दी थी वो मैं पढ़ चुका हूँ और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि। तो इस प्रकार से किसी न किसी रचना को पढ़ करके उनका सुझाव चलता ही रहता था। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में जरूर देखा है। यानी कि क्रोध करते हुए तो उनको कभी नहीं देखा कि वो किसी पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आवेश में, आवेश होता है उत्साह में, तो उनको उत्साह में मैंने जरूर देखा है कि किस प्रकार से वो उत्साहित हो जाया करते थे, उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो जाया करते थे। और ममता तथा प्यार के लबालब भी छलकता हुआ महसूस किया है। उनको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा। एक तो उनको एक्साइटेड देखता था और या फिर प्रेम और ममता में छलकते हुए, यानी कि सबके प्रति प्रेम और ममता उनके हृदय से छलकता रहता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियर की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, यानी कि वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे और उसमें वो फाइनल ईयर में थे, वहां पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि बेल्जियम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फादर कामिल बुल्के पढ़ रहे थे और लास्ट ईयर था उनका इंजीनियरिंग का। उनके परिवार में उनके 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सब थे, यानी भरा पूरा परिवार था, अच्छी खासी शिक्षा चल रही थी। तब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की। आगे लेखक कहते हैं कि जब कोई उनसे बात करता है, उनके घर में सब कोई थे, माता पिता भाई बहन सब थे, लेकिन वो फिर भी सन्यासी बन गए। इस बारे में जब कोई उनसे बात करता है तो उस बातचीत का छोटा सा हिस्सा यहाँ बता रखा है। और वो क्या है देखिए, जब कोई उनसे पूछता है कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो कहते थे मेरा देश तो अब भारत है। फिर पूछते थे कि अरे मैं आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब फादर कामिल बुल्के कहते हैं हाँ आती है, मतलब मुझे मेरी जन्मभूमि की याद आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता तो व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे, एक भाई तो वहीं पर पादरी हो गया यानी कि फादर हो गया, और एक भाई काम करता था, उसका अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। बहन बड़ी सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की, यानी कि बहुत बड़ी उम्र में जाकर के उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए भी उन दिनों में देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन जब उनसे परिवार को लेकर बातचीत की जाती तो कहते हैं कि हाँ मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। और फिर वो माँ की स्मृतियों में खो जाते हैं और अचानक से उन्हें ध्यान आता है कि मैं मेरी माँ की स्मृतियों में खो गया हूँ। तब वो तुरंत अपने आप को उन स्मृतियों से बाहर निकालते हुए क्या कहते हैं कि मैं लेकिन अब तो सन्यासी हूँ, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, अब तो मैं सन्यासी हूँ।
तब उनसे पूछते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वो बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। क्यों रखी? क्योंकि ईसाई धर्म में सन्यास लेने वाला सन्यास लेते समय शर्त रख सकता है। तो उन्होंने कहा, जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में, मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था कि ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। और उसके बाद जब वो बीएससी के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, उस समय उनके मन में सन्यासी बनने का विचार आया और वो अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं भारत जाऊंगा। और ये शर्त क्यों रखी गई? क्योंकि ईसाई धर्म में सन्यास लेने से पहले सन्यास लेने वाला अपनी मर्जी जाहिर कर सकता है। भारत जाने की बात मन में क्यों उठी? जब जो इनसे बातचीत कर रहा है वो कहता है कि इतनी बड़ी दुनिया में भारत ही क्यों? तब कामिल बुल के कहते हैं, नहीं जानता, बस मन में था, बस मेरे मन में आया और मैंने भारत कह दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार उनके धर्म की पढ़ाई, धर्म के आचरण की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध यानी थीसिस, अपनी थीसिस उन्होंने लिखी प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर। और ये कौन सा समय था? ये 1950 का समय था। और शोध प्रबंध का नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। यहाँ कमाल की बात यह है कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कामिल बुल्के, जो कि संन्यास लेकर भारत आ गए थे, उन्होंने न सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि उसको उस स्तर तक सीख लिया कि बड़ी बड़ी थीसिस उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी। बीए किया, एमए किया। परिमल जो संस्था मैंने आपको बताई इलाहाबाद में चलती थी हिंदी साहित्य के प्रेमियों की, परिमल में उसके अध्याय भी पढ़े गए। किसके अध्याय? राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, इसके चैप्टर्स पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर किया। मातरलिंक एक राइटर हैं, इनका प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, उन्होंने इसका रूपांतर किया, मतलब उसे भी हिंदी में ट्रांसलेट किया नील पंछी के नाम से। उसका हिंदी में नाम क्या रखा गया? नील पंछी। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बन गए। देखिए कमाल की बात है कि ईसाई धर्म से बिलोंग करने वाले, अंग्रेजी जानने वाले इतने उच्च स्तर तक हिंदी सीख चुके थे कि रांची कॉलेज में, जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज था रांची में, वहाँ वो हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कोश यानी डिक्शनरी, एक डिक्शनरी तैयार करी यहीं पर रह करके। और यहाँ पर रह के उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं वो बीमार पड़ गए और वहाँ से पटना आ गए, रांची से पटना आ गए। पटना से अपने इलाज के लिए दिल्ली आए और चले गए यानी उनकी मृत्यु हो गई। भारत में उन्होंने 47 वर्ष की जिंदगी निकाली, 47 वर्ष। और जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 73 ईयर्स के थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि 73 साल की उम्र में जिसकी डेथ हुई है, और उस डेथ के समय उन्होंने उस 73 साल की ज़िंदगी में से 47 साल 47 ईयर्स हमारे देश में बिताए। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। आज ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं दूंगी, आपके मंथली टेस्ट चल रहे हैं तो आप उसकी तैयारी भी अच्छी तरह से करेंगे। देखिए पहले हम करते हैं पहला प्रश्न। फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल नामक एक साहित्य प्रेमियों की संस्था में सबसे बड़े सदस्य थे। परिमल के सभी सदस्य अपने आप को एक परिवार जैसा मानते थे, और जो फादर थे वो उम्र में सबसे बड़े थे, इसलिए वो फादर को उस परिवार का मुखिया मानते थे। और फादर भी अपने बड़प्पन का पूरा परिचय देते थे, उनके साथ में बहस भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, राय भी देते थे, उनके साथ मीटिंग भी करते थे। और जब भी परिमल के जितने भी सदस्य थे उनके घर में कोई कार्यक्रम होता था तो वो उसमें भाग भी लेते थे, और वहाँ पर जाकर के भी वो उस सदस्य के परिवार पर और सदस्य पर स्नेह और वात्सल्य भाव से जाया करते थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रेम दिया करते थे। यही कारण था कि परिमल के जितने भी सदस्य थे उनको लगता था कि फादर कामिल बुल्के अगर उपस्थित हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हों।
अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, ऐसा किस आधार पर कहा गया है? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि तो है बेल्जियम, लेकिन उन्होंने भारत आकर के भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से जाना, पहचाना और अपनाया। वो भारत को अपना देश मानते थे। जब भी कोई उनसे पूछता था कि आपका देश, तो वो कहते थे भारत मेरा देश है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो है बड़ी रुचि ली और एक राम कथा पर शोध प्रबंध भी लिखा। उसके बाद उन्होंने हिंदी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए बीए किया, एमए किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसके अलावा जो भारत के लोग थे उनके संस्कृति के उत्सवों को देखते भी थे, उनके रीति रिवाजों को देखना भी होता था उन्हें, और उसमें भाग भी लिया करते थे। तो इस प्रकार से बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, तीज त्योहार में, सामाजिक समारोह में, धार्मिक कार्यक्रम में, सब तरह से उन्होंने अपने आप को भारतीय बना लिया था। इस कारण उन्हें भारतीय संस्कृति। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न करेंगे, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए, पहली बात तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ से दिख सकता है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी प्रेमी थे, पर फिर भी हम यहाँ पर कुछ ही का वर्णन करेंगे। एक तो देखिए, उन्होंने हिंदी का गहराई से अध्ययन किया, बीए किया, एमए किया। उसके बाद उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। फिर वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया, कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। तो ये कहा जा सकता है कि वो हिंदी से बहुत ही प्रेम करते थे। चौथा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कामिल बुल्के की छवि कैसी थी। यानी कि कामिल बुल्के की छवि जो लेखक ने शब्दों से बताई है उससे हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, फादर कामिल बुल्के को एक सन्यासी कहा गया है, लेकिन वो सन्यासी बड़े विचित्र तरह के सन्यासी थे। अपने आत्मीयों के लिए या अपने प्रेम करने वालों के मन में उनके पास उनके लिए फादर कामिल बुल्के के हृदय में प्रेम और करुणा, स्नेह, ये सब दिखाई देता था। बाहरी वेशभूषा भले ही वो धर्मगुरुओं जैसी रखते थे, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ करते थे और इस प्रकार से उनका बड़प्पन के रूप में सदस्यों के घर में धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजन लेना जो है वो उनको एक बड़े का एहसास करवाता था। तो ये है उनकी छवि। उनका वो दाढ़ी से जगमगाता हुआ चेहरा था, सफ़ेद चोगा पहनते थे, गले लगाने को व्याकुल रहा करते थे। ये सब आपको उनकी छवि लिखनी है। आप ये काम करेंगे और अपना काम टाइम पे पूरा करके आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।